गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका एक्सरसाइज 5 स्टार्ट होगी। लीनियर अलजेब्रा की क्लास BSc सेकेंड ईयर है और फर्स्ट पेपर लेक्चर नंबर 6 है। हम कल आपको एक्सरसाइज 4 तक पढ़ा चुके थे। एक्सरसाइज 5 में सबसे पहला टॉपिक है 1.8 और इसमें है सम थ्योरम्स ऑन लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। मतलब पिछली एक्सरसाइज में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस की, उस पर आधारित कुछ थ्योरम्स हैं। अब बच्चों इन दोनों चैप्टर से, पहले चैप्टर से और दूसरे चैप्टर से थ्योरम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 आती है। साथ में आपका छूट में भी निकलता है और 2 या 3 थ्योरमों के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा काम पढ़ना पड़ेगा, बहुत थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे और थ्योरम्स में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और हमारे पास और आपके पास इतना समय इसमें है नहीं। इसलिए थ्योरम को इग्नोर करते हुए सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन को पढ़ेंगे आप। थ्योरम्स और हम जो गिनी चुनी कुछ थ्योरम हैं उन पर निशान लगाएंगे। अगर उनमें से आ जाती है, अदरवाइज आप उस पोर्शन को छूटते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें सबसे पहले जो दिया गया है 1.9 में बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। बेसिस पर आपका सवाल जरूर देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर आपने अब तक देखा होगा सॉल्व या अनसॉल्व पर देख रहे होंगे तो बेसिस पर एक क्वेश्चन आपको मिलता है और है क्वेश्चन बेसिस में मेन काम आपको पुराना करना है, देखना लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियर इंडिपेंडेंट। तो बच्चों बेसिकली डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है बुक में कि अगर भी कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड है मतलब एस कोई सबसेट है उस वेक्टर स्पेस का, तब एस जो है आपका बेसिस कहलाता है। अब कहलाता है एस बेसिस जब एस कंसिस्ट करता हो लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। जो है सेट दे रखा है, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सब के सब कैसे हो लीनियर इंडिपेंडेंट। अब लीनियर इंडिपेंडेंट कल आपने चेक किया था तो वही काम करना है। और नंबर 2 बच्चों एस जनरेट्स करता है, इसे जनरेट्स करता है वी को। मतलब एस वी को जनरेट करने का मतलब क्या है, एस स्वयं वेक्टर स्पेस हो, वेक्टर सब स्पेस हो, अर्थात लिखा होगा एलएस इक्वल टू वी। और एलएस क्या है, लीनियर स्पेन ऑफ एस। एलएस क्या है, लीनियर स्पेन ऑफ एस। एलएस इक्वल टू वी अर्थात ईच वेक्टर इन वी, लीनियर प्रत्येक वेक्टर जो है इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, एस के फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स के। तो जरा देखना और सिंपल तरीके से बेसिकली डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, V over F is a वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस है। S is any सबसेट है और V over F का then या S is said to be, S is said to be a basis, एक बेसिस कहलाएगा V over F का if यदि नंबर 1 S कंसिस्ट करता हो, कंसिस्ट करता हो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ LS इक्वल टू, इसका मतलब V का प्रत्येक एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है और लीनियर कॉम्बिनेशन किस एलिमेंट के, S के एलिमेंट। अर्थात each element of V can be written as LC, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता हो in the या for element of S। बस ऐसा यदि ये दोनों शर्त पूरी होती है तो आपका जो सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का वो बेसिस कहलाता है। और बच्चों बेसिस बार
आप 5 नंबर अपने जरूर सवाल आते हैं 30वीं 4वीं 5वीं अध्याय से आते हैं, बाकी कहीं से आएगी थ्योरम का क्या है समझ में आ गई। एक सवाल देखेंगे आप बेसिक में सवाल करेंगे बच्चों। थ्योरम अभी नहीं बता रहा हूँ, थ्योरम में बताऊंगा, जिसे बताऊँ उसे ही करूँगा। एक 1.10 पर लिखा हुआ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस परिभाषा पहले की हुई है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पेज नंबर M44 पर इस डेफिनेशन को आप याद करेंगे, समझे ये क्या होती है। The vector space V is said to be finite dimensional or finitely generated। मतलब वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल का कहलाता है, इसका कहलाता है फाइनाइट डायमेंशन का कहलाता है, फाइनाइटली जनरेटेड कहलाता है। तो देखिए बच्चों, आप कोई डेफिनेशन याद करनी है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की, मतलब किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो फाइनाइट का कहलाता है या फाइनाइटली जनरेटेड कोई भी वेक्टर स्पेस का कहलाता है। तो बच्चों क्या है डेफिनेशन, वेक्टर स्पेस V is said to be finite dimensional or finitely generated if there exists a finite subset। यदि एक finite subset S of V का सबसेट इस प्रकार हो V equal to NS, बच्चों V equal to कितना हो NS हो, और फाइनाइटली जनरेटेड जब कहलाएगा जब ये S फाइनाइट, S क्या हो फाइनाइट। यदि ये S फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइटली जनरेटेड कहलाएगा, और जो डायमेंशन है वो क्या कहलाएगी इनफाइनाइट डायमेंशन। ठीक है, तो शर्त क्या है कि अगर V इक्वल टू NS है तो ये जो V है फाइनाइटली जनरेटेड जब कहलाएगा, जब या इस V की डायमेंशन फाइनाइट कब कहलाएगी, जब ये S जो है सबसेट जो है ये कैसा हो फाइनाइट, कैसा हो फाइनाइट। लिखा हुआ है इफ देयर एक्जिस्टेड फाइनाइट सबसेट S, एक फाइनाइट सबसेट S कैसा हो फाइनाइट, और सच दैट वो V इक्वल टू NS और S तो फाइनाइट हो, तथा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, V का प्रत्येक एलिमेंट, V का प्रत्येक एलिमेंट लीनियर कंबाइन करके लिखा जा सकता है वो S के एलिमेंटों के रूप में। तो इसमें दो चीजें हैं बेसिक में, लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट आपने एक्सरसाइज 4 में किया, और इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन आपने एक्सरसाइज 3 में किया, 3 में। तो ये इसमें जो होता है वो 3 और 4 एक्सरसाइज से रिलेटेड काम होता है। आगे बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और जो L46 में डेफिनेशन लगाओ निशान नीचे लिखी हुई है, उसी से रिलेटेड है डायमेंशनल में फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, इसको भी देख लेना। और बच्चों अब तक मैंने आपको थ्योरम बस 2 या 3 इंपोर्टेंट बताई। एक थ्योरम मैंने खुद करवा दी, एक आपके लिए छोड़ी थी, मैं 2-3 थ्योरम करवाई है मैंने। एक इंटरसेक्शन वाली वो इंपोर्टेंट है, और एक आपकी कोई भी सबसेट वेक्टर स्पेस का कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस के लिए ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली वो इंपोर्टेंट थ्योरम थी। और बच्चों एक इंपोर्टेंट थ्योरम ये है L47 पेज का एक्सटेंशन थ्योरम, और आप इसको स्वयं करो, इस थ्योरम को स्वयं तैयार करेंगे, और आपके पास PDF में ये थ्योरम बहुत चुकी होगी। थ्योरम नंबर 1 बस इसी को करना है, यहाँ से आपको एक थ्योरम नंबर 6 आपको करनी है, पहली करनी है, और थ्योरम नंबर 6 करनी है, दोनों इंपोर्टेंट है बच्चों थ्योरम। और बच्चों एक थ्योरम नंबर 8 जो जरा सी है, बहुत छोटी सी है, इसे करो। और एक सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है लॉ,
ये 4 थ्योरम है। इन 4 थ्योरमों में से आपको एक थ्योरम मिलने की प्रबल संभावना रहती है, एक थ्योरम मिलने की संभावना रहती है बहुत ज़्यादा। और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो वैसे 3 इम्पोर्टेंट हैं, पहली, छठी और 9वीं। इन तीनों में से सवाल लगभग पूछ ही लिया जाता है, कोई सा भी हर साल के पेपर में उठाकर तीनों थ्योरम आपको स्वयं तैयार करें। अब देखिए सवालों पर नंबर है आपका सवाल 46वां लगाएं और सवाल में एक जनरल ऐसा ही लगाऊंगा जिससे बाकी हो जाए। 47वां लगाएं, 48वां लगाएं, 48वां, 49, 50, 51 की बात मैं करूंगा, मैं समझाऊंगा 51 के सवाल को, और मैं 51 में ही करवाए दे रहा हूँ, सब सवाल 51 में ही हो जाएंगे। और बच्चों 52 एग्जाम के 52 है, वो गलत लिख रही होगी, 51 के बाद 52 है। और बच्चों एक करना है आपको 56, ये तो एग्जाम में से बनेगा। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल जिससे अगल बगल में सब सवाल हो गया है। अब सवाल है 51, इसको देखेंगे आप सभी बच्चे। क्या कहा है? फॉर्म ए बेसिस, ये बेसिस बनाते हैं। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर है आपका 50। सवाल है सो दैट से लीजिए, पेज नंबर है बच्चों इसका L53। सो दैट से लीजिए द वेक्टर्स अल्फा 1 इक्वल टू 1, 0 माइनस 1, अल्फा 2 इक्वल टू 1, 2 1, और अल्फा 3 इक्वल टू 0 माइनस 3 और 2 फॉर्म ए बेसिस, बेसिस बनाते हैं। फॉर्म ए बेसिस, बेसिस बनाते हैं और आर क्यू। बच्चों दूसरे पार्ट को बात है, तो ये मोस्ट पार्ट है वो यही है, इसी से रिलेटेड सवाल आता है जहाँ से बच्चों बेसिस दिखाने के लिए हमें 2 चीजें दिखानी होती हैं कि इन वेक्टर से मिलकर बनने वाला सेट लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये दिखाना है। देखिए तो सबसे पहले आप सेट लिखो एस अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 1, अल्फा 2 अल्फा 3 के ये एलिमेंट है। प्रूफ यहाँ से चल रहा है आपका अल्फा 1 आपका है 1, 0 माइनस 1, अल्फा 2 है आपका 1, 2 1, और अल्फा 3 है आपका 0 माइनस 3। और ये तीनों एलिमेंट किसके हैं? वेक्टर स्पेस के। हियर जहां फॉर ऑल अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 बिलोंग करते हैं वी को वेक्टर स्पेस, और वी को किससे नोट किया है? R3 से। और R3 के एलिमेंट में S सबसेट है R3 का वेक्टर स्पेस। लेट 3 एलिमेंट आप ABC बिलोंग करते हैं R2। R क्या है? हम देख क्या रहे हैं? लीनियर डिपेंडेंट या लीनियर इंडिपेंडेंट। आप क्या लिखेंगे? B है और 90 A अल्फा प्लस B
बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल टू कितना ए। अल्फा क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 मैं ऐसे मान और अल्फा 1 की वैल्यू 1 0 माइनस अल्फा 2 की 1 2 1 सी अल्फा 3 की 0 माइनस 3 और 2। देखिए जरा ए कॉमा 0 कॉमा माइनस बी कॉमा 2b कॉमा 3 0 कॉमा माइनस 3 सी कॉमा जोड़ते हैं तो आपका आता है जोड़ना ए प्लस बी प्लस 0 नहीं लिखे 0 प्लस 2b माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू इक्वेलेंट उल्टा करेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 2b माइनस 3c इक्वल टू 0 माइनस ए प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। अब जरा देखिए आप समीकरण हल करनी है ए बी सी के मान निकालने हैं आपको। कैसे निकलेगा, ये इक्वेशन ए का मान ये बी और सी में है, ये ए और बी में, ये ए बी सी में। कोई तो इक्वेशन सेम उसमें बनाने तरीके दो, एक डिटरमिनेंट मेथड भी है, डिटरमिनेंट मेथड से निकाल दूं क्या है, अभी डिटरमिनेंट मेथड से निकाल दूं मैं सब तुम कर ही लोगे। देखो बी सी में ये भी एक समीकरण ए का मान माइनस 20 समीकरण रख दोगे, बी और सी में ही आ जाएगी वो भी, दोनों हल करके बी और सी के मान निकाल लोगे, जो बी का मान है उसे यहाँ रख रहेगा, हम डिटरमिनेंट मेथड से निकाल रहे हैं। आप ए लिख रहे हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं इनसे 1 1 0 1 1 0 अब 0 1 माइनस 3 1 नहीं है 2 है, और इसको देखो माइनस 1 1 इसकी डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए 1 0 माइनस 1 1 2 1 0 माइनस 3 2। अब देखिए इसी के भी सापेक्ष एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग एन ऑन आर ऑन आर ऑन के सापेक्ष कर दो 1 2 4 प्लस 3 माइनस 1 0 माइनस 3 1 1 और ये 0 7 1 7 और प्लस कितना 1 10 आया, क्या आया 10। तो मैंने क्या बताया, अगर डिटरमिनेंट आपकी 0 नहीं आती तो रैंक देखिए कितनी है इसकी, रैंक ऑफ ए डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लिख देंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3। रैंक वाला तो पढ़ा भावना चलता, अगर 0 हो जाती है डिटरमिनेंट तो रैंक 3 नहीं होती, 3 से कम होती है। अब हमारी नॉन जीरो डिटरमिनेंट इसलिए रैंक 3 है, और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर। और जैसे ही रैंक और अननोन वेरिएबल ए बी सी बराबर हुए केवल सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है 0 सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन कब प्रोसेस करता है, जब रैंक अननोन वेरिएबल से कम हो, क्या लिखोगे, सो इसलिए ये इक्वेशन 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इक्वेशन नंबर 3 लिख दो, इक्वेशंस 1 2 and 3 है ओनली 0 सॉल्यूशन, केवल 0 सॉल्यूशन लगते हैं। सो इसलिए a बराबर b बराबर c बराबर 0, और जब सब सॉल्यूशन 0 आते हैं, a b c सभी 0 आती हैं, तो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। कम से कम एक नॉन जीरो हो तो लीनियर डिपेंडेंट होता है। सो इसलिए वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर लीनियर इंडिपेंडेंट। कैसे है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, इनसे बनने वाला है सेट क्या है एस। सो बच्चों ध्यान से सुनो, लाइन ऑफ क्या लिखनी है, सो एस कंसिस्ट लीनियर इंडिपेंडेंट।
वेक्टर, इसलिए एस लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर को कंसिस्ट करता है। पहली कंडीशन सिद्ध हो गई। अब दूसरी पर जाना, यदि पहली ही फेल हो जाती, लीनियर इंडिपेंडेंट ना होता, लीनियर डिपेंडेंट भी होता, तो आगे हम दूसरी चेक ना करते, तो दोनों से सही होनी चाहिए। पहली फेल हो गई तो दूसरी की आवश्यकता नहीं, इसलिए यही लिख देते कि चूंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है वेक्टर, एस लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर को कंसिस्ट नहीं करता है, लीनियर डिपेंडेंट को कंसिस्ट नहीं, लीनियर इंडिपेंडेंट को कंसिस्ट नहीं करता है, इसको कंसिस्ट करता है लीनियर डिपेंडेंट को। इसलिए ये जो आपका सेट है ये बेसिस का निर्माण नहीं करेगा, यही मना कर दूंगी। लेकिन चूंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो आगे थोड़ा बहुत लिखोगे, फोटो क्लिक कीजिए जरूर। जो आगे अब देखिए क्या लिखोगे, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब आपको देखना है कि ये LS भी है या नहीं, LS भी है, इसलिए वो शॉर्ट देख लोगे, शॉर्ट लोगे। एस के अंदर से 3 एलिमेंट है, इसका ये फाइनाइट है, अब एस के अंदर जो एलिमेंट है वेक्टर के ये फाइनाइट टपल के हैं, फाइनाइट टपल के इसके अंदर जो एलिमेंट है कितने टपल है, 3, इसके अंदर कितने हैं, 3, इसके अंदर कितने हैं, 3। तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं और नहीं तो एक लाइन लिख दो, जैसे एग्जांपल आपका 49 सोशल नोट्स लिखाएंगे, बस लिख दिया अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये क्या है आपका बेसिक का निर्माण है, पर तुम थोड़ा सा लिखोगे ये बात है। और आपको क्या लिखना है इसमें, वी हैव हम रखते डायमेंशन ऑफ R3, और बच्चों जो यहाँ दे देता है ना ये डायमेंशन क्या लिखता है, ये डायमेंशन ही होता है। और इसका मतलब क्या है, इस वेक्टर स्पेस के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो डबल के होंगे। अगर यह स्क्वायर मिलता है तो इसके अंदर एलिमेंट डबल के होंगे ऐसे, बस गिनती में नहीं, गिनती में तो ये 6 कुछ भी हो सकते हैं, पर इनके अंदर जो एलिमेंट है वो 2, अगर ये 4 लिखते तो 4 यहाँ वी है हम रखते हैं डायमेंशन R3 इक्वल टू 3, R3 डायमेंशन जो कितने रखते हैं, 3 रखते हैं। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा बच्चों, LS जो होगा वो V के बराबर, मतलब V के जो एलिमेंट है, जितना तुमने देखा नहीं, ये जो आपने सवाल निकाला था A अल्फा प्लस A अल्फा 1 B अल्फा 2 प्लस C अल्फा 3, या था 0 ही तो था, 0 को आप ऐसे लिखते हैं, क्या ये वेक्टर का एलिमेंट नहीं है, अरे 0 0 0 तो वेक्टर का एलिमेंट होगा। और क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा हुआ है, ABC भले ही 0 है लेकिन है तो फील्ड की एलिमेंट, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट लिख देते हैं B है डायमेंशन इक्वल टू B, देयरफॉर इसलिए S इन A या S ऑन A बेसिस S बेसिस का निर्माण करता है। इतना ही सवाल पास करना आपसे पूछा जाता है, इसके अगले पार्ट को बताऊंगा, लेकिन पहले आप जो और सवाल है बेसिस के
उन पर नजर घुमा लो, क्या था क्या हो रहा है। सवाल सबसे पहले आप नजर घुमाइए 50वें सवाल में, 50वें लास्ट में देख लीजिए, आपके ये सब A1 A2 A3 जो है नॉन जीरो आ रहा है, A3 A1 A2 A1 के साथ नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है, और लीनियर डिपेंडेंट है तो बच्चों सॉल्यूशन जो है आपका S वो बेसिस का निर्माण नहीं करेगा। तो पहली शर्त तो लीनियर इंडिपेंडेंट की थी, वही फेल हो गई तो दूसरी हो जाएगी, समझ में आ गया है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल नंबर 49 पर नजर घुमाइए, 49 में आप देखें A1 A2 A3 सभी वैल्यू जीरो लास्ट में, देयरफॉर द सेट एज लीनियर इंडिपेंडेंट दिया, और उसके बाद दूसरी बात के बारे में बात नहीं की उसने, डायरेक्ट दिया है कौन सी बेसिस पर R3, क्यों नहीं की, क्योंकि डायरेक्ट क्लियर हमें दिखाई दे रहा है R3 जो आपके V के अंदर एलिमेंट है वो डबल गए हैं, डायरेक्ट हो जाएगी इसी तरीके से। इसके बाद बच्चों 48वां सवाल देखेंगे, और बच्चों ये अपने आप कर देता है कभी डायरेक्ट हिसाब लगाकर A का मान B का मान C का मान D का मान इतना, तो मैं ऐसे हिसाब लगा कर नहीं करना, तो मैं प्रोसीजर से ही करना है ABCD के मान, ठीक है, अपना ये भी करना 48 से 45। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में बच्चों, नेक्स्ट पार्ट कौन सा, अब इसने हमसे ये कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस फैक्टर्स एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड अल्फा 2। बच्चों बेसिस दो तरीके के, एक होता है बेसिस, एक होता है स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस में सिर्फ एलिमेंट यूनिट होते हैं, यूनिट भी टाइप की, मतलब यूनिट मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं इस तरीके की, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसमें 3 एलिमेंट ले रहा हूँ, अल्फा 1 1 0 0, अल्फा 2 0 1 0 और अल्फा 3 0 0 1। अगर ये इस प्रकार के एलिमेंट हैं तो ये स्टैंडर्ड बेसिस कहलाता है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये वाले एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ये स्टैंडर्ड बेसिस कहलाता है। अगर 4 टपल के लिए हम यहाँ भी एक 0, यहाँ भी एक 0, यहाँ भी एक 0 और अल्फा 2 में 0 0 0 0 4 डबल का ये हो गई, इसमें कितने डबल है 4, 4 डबल कितनी हो जाएगी 4। आया समझ में नहीं आया, तो स्टैंडर्ड बेसिस ये ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड बेसिस होता है मतलब ये वाला सेट ऑलवेज बेसिस होता है, इसको स्टैंडर्ड बेसिस लेके आए। तो भाई इसमें इसका यूज था, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक्स रे के लिए ईच ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर में से प्रत्येक, स्टैंडर्ड बेसिस में से प्रत्येक मतलब प्रत्येक बेसिस वेक्टर मतलब ये भी ये भी 3 है तो तीनों, 4 है स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट तो 4 होगी, क्या लगा है वेक्टर्स एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 सभी के सब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखे जा सकते हैं। सवाल यही चल रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कौन से, मतलब इसका ये वाला ये कोई भी वेक्टर प्रत्येक ये भी इन के रूप में लीनियर कॉम्बिनेशन करके लिखा जा सकता है। ये लेकिन ये 3 डबल का था तो आपको यह भी 3 डबल का ही लेना पड़ेगा, समझ आ गया, यहाँ भी आपको 3 डबल का ही लेना। चलिए आप आगे सुनिए, ये तो लिख लोगे अपने आप, इसीलिए लिख लीजिए आप सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप लिखोगे नाउ लेट गामा इज इक्वल टू, नाउ लेट सेकंड पार्ट ये नाउ माना लेट गामा इज इक्वल टू पी क्यू आर, माना गामा क्या है पी क्यू आर है, बी एनी वेक्टर, बी एनी वेक्टर, बी
वही वेक्टर है जिसका R3 का इन R3 एंड नेट हमारा गामा इज इक्वल टू PQR। गामा को ये R3 का ही वेक्टर है और इस गामा को हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के रूप में लीनियर एक्सप्रेस कर रहे हैं। बाद में मान रख देंगे तो बच्चों क्या लिख दिया आपका यहाँ PQR इक्वल टू लिख दो जनरल में इसमें x y z फील्ड के लिए लिखे कोई बात नहीं x अल्फा 1 y अल्फा 2 प्लस z अल्फा 3 PQR x अल्फा 1 के स्थान पर देखिए क्या है हमारा 1 0 और माइनस y अल्फा 2 के स्थान पर 1 2 1 पहला z और अल्फा 3 के स्थान पर 0 माइनस 3 और 2। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे उल्टा कर देंगे इसलिए क्या करेंगे उसको हम तुलना कर देंगे। देखिए जरा तुलना करनी आप सब पर आती है PQR पहले इसको ऐड करो डायरेक्ट वैल्यू भरना x सेकंड x y सेकंड y z x प्लस y और अभी जोड़ रहे हैं 2y माइनस dz और इसके लिए माइनस x प्लस y प्लस 2z। अब लिखेंगे आप इक्वेटिंग x प्लस y इक्वल टू p 2y माइनस 3z इक्वल टू q माइनस x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू r। x y z के मान निकाल दो मैंने सरल करके। अरे बच्चों ये सरल करके आप x y z के मान निकाल सकते हैं या नहीं? तो आप इन मानों को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा देखिए ध्यान से। अब x y z के मान निकालेंगे ये 3 वेरिएबल में ये 2 वेरिएबल में ये भी 2 वेरिएबल में। इससे निकालोगे किसी एक का मान तो 2 वेरिएबल में निकलेगा, इससे निकालोगे तो 1 वेरिएबल में निकलेगा, इससे भी 1 वेरिएबल में ही निकलेगा। तो या तो x का इससे मान निकाल लो या y का निकाल लो या इससे y का या z का मान, मतलब एक मान तो वेरिएबल के रूप में ही निकलेगा। तो ये वेरिएबल के रूप में मान निकालने यहाँ पर आती है। मैं डायरेक्ट आपकी बुक से लिख दे रहा हूँ क्या लिखा है इसमें सबसे पहले लिख दिया है या फिर आप एक काम करो सॉल्व कर लो इक्वेशंस को। सबसे पहले को इसको एक कैसे भी करो इक्वेशन को आप सॉल्व आती है। ये इक्वेशन बाई ओरिजिन में इस इक्वेशन से x का मान निकालना है, इसमें रख दे रहा हूं। एक इक्वेशन बाई ओरिजिन में तो प्राप्त होगी देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट से और थर्ड से x का मान में यहां रखूंगा। x का मान कितना p माइनस y माइनस p माइनस y प्लस y प्लस आपका ये कितना 2z इक्वल टू कितना हाफ बेटर देन y इज चाहिए बस माइनस p प्लस y प्लस 2z इक्वल टू हाफ 2y प्लस 2z इक्वल टू r प्लस का p। अब देखिए 2 से घटा दूंगा ना भाग मत करो ये 2 और इसको मानो 4 2 और 4 को सरल करिए 2y इसमें भी 2y इसमें भी z इसमें भी z इसमें भी और सेम है गुणन तो घटा दीजिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4 देखिए 2y में से 2y घटाऊंगा माइनस 3z में से 2z घटाऊंगा माइनस 5z हो जाएगा q में से ये घटाऊंगा इधर हो जाएगा z की वैल्यू होगी बच्चों r प्लस p माइनस q और घटे कितना 5 z का मान निकल आया। और अब में किसका मान निकालना है y इस z के मान को आप या तो इक्वेशन रख दो या इसमें मैं 2 में रख रहा हूँ। अरे कब तो रख के कर लोगे इन मानों को z के मान को इसमें रख के y का निकाल लेना इसमें रख के x का मान निकाल लेना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ तो z का मान देखिए क्या था z
जेड का मान है 3/5 r/5 माइनस u/5 चक्रा ये बच्चों अलग अलग लिखा हुआ है। मैं अब x लिख दे रहा हूँ और y लिख दे रहा हूँ आपकी बुक से ही। x की वैल्यू आपकी आ गई है p माइनस y, नहीं x की वैल्यू है आपकी 7/10p माइनस 1/5q और माइनस 3/10 और आप स्वयं निकालोगे वैल्यू। और y की वैल्यू है बच्चों 3/10p 1/5q और 3/10r। जेड मैंने निकाला, एक्स वाई आप स्वयं निकाल लो। जब एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, देखिए क्या लिखा हुआ है ये 10 स्वीकार रिलेशन 5 कौन सा, जिसमें हमने गामा इक्वल टू लिखा था ये वाला जो भी आपने बताया वो, मैं इसको x लिखे दे रहा हूँ जनरल में, क्या लिख दे रहा हूँ x। तो 10 स्वीकार रिलेशन 5 x होता है तब एक्सप्रेशन के रूप में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के रूप में पेयर x y z बिलोंग करते हैं आपको x फाउंड है। स्टैंडर्ड बेसिस आप जानते हैं क्या होता है बच्चों, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है स्टैंडर्ड बेसिस को एक्सप्रेस करके। तो ये जो p है आपका, इसको एक बार इक्वल मान लोगे, एक बार इनटू मान लोगे, एक बार e1 e2 स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट में आप सोचोगे कि जब हमें e1 का मान 1 0 0 पता था, e2 का 0 1 0 पता था, e3 का 0 0 1 पता था, तो जनरल में क्यों किया बच्चों, जनरल में इसलिए किया क्योंकि जो प्रक्रिया आपने ये की है ये तुम्हें 3 बार करनी पड़ती, कितनी बार करनी पड़ती, 3 बार करनी पड़ती। एक बार यहाँ लेकर करते 1 0 0 पूरा ऐसे ही x y z के मान निकालते, फिर करते आप 0 1 0 लेकर, फिर करते 0 0 1 लेकर। अब बस इसमें p q r के स्थान पर मान लेंगे, तो मैं एक मान में निकालूंगा, 2 द्वारा नहीं छोड़ूंगा। तो अब आपको ये लिखना है, पहले फोटो क्लिक कर दो इसका। हो गया। अब देखिए बच्चों, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ बस, केवल इसको। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, चलो देख लेंगे बुक से ही। एक काम करो, इसको रफ कर दो, इसको भी रफ कर दिया बच्चों ने, ये रफ। अब यहाँ लिखोगे 10 इस प्रकार रिलेशन 5 जो है एक्सप्रेस किया जाता है, करता है द वेक्टर गामा का मान कितना p q r इसके रूप में करता है, एज ए एल सी लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में करता है, ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का। और बच्चों ध्यान यहाँ एक्स वाई जेड जो है फील्ड के एलिमेंट है, फील्ड को आर बना दिया। तो स्टैंडर्ड बेसिस आपका, स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3, E1 जो माना जाता 1 0 0, E2 0 1 0 और E3 0 0 1। आप एक बार इस पी क्यू आर को E1 के बराबर होंगे, एक बार E2 के बराबर, एक बार E3 के बराबर। तो क्या ये गामा ही तो है, तो B है, हम रखते हैं गामा इक्वल टू E1, गामा की वैल्यू पी क्यू आर और E1 की वैल्यू 1 0 0, P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 0। अब ये वैल्यू आपको रख देंगे, ठीक है। अब एक्स वाई जेड के मान को लिख लीजिए, और फिर उसमें ये पी क्यू आर के बाद लग जाएंगे। तो देखो क्या लिखोगे, अब आप पी क्यू आर लिखोगे, एक्स बराबर सबसे पहले आप लिख दो एक्स वाई जेड के मान, एक्स की वैल्यू
कहाँ है, ये रही। और उसमें मान आपके पास Q और R का 0 है, Q और R का 0 तो x इक्वल टू उससे क्या हो जाएगा 7/10 P हो जाएगा। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है, तो y के मान के लिए आप लिखोगे ये E2 लिखोगे। अब E2 if गामा इज इक्वल टू E2 गामा PQR और E2 कितना 0 1 0 P बराबर 0 Q बराबर 1 और R बराबर भी कितना 0। या ये काम करो, यहीं से निकल जाएंगे ये तो। अभी मत लिखो इसको, डायरेक्ट लिख दो। ये x में रखा है क्या है, और जब हम y में रखेंगे किसमें रखेंगे y में, तो देखो 0 क्या क्या Q हो रहा, तो ये भी 0 ये भी 0, सारी 3/10 P आ जाएगा। और z लिख दो डायरेक्ट, z कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू 0 क्या Q और R की, Q और R 0 माइनस P हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस P और बटे कितना 5 z के लोग है z यही तो हमारा। और हम वैल्यू क्या रख रहे हैं इसमें Q और R 0, हाँ P प्लस का ये x y z के मान आ गए। अब आपको इसमें क्या रख देना है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया 1/5 कॉपी से लिखते बस, पूरा ही आएगा ये। हमने मान किसका रखा PQR का, P का कितना आएगा 1, P का मान 1 और नहीं रखा, तो ये 7/10 ये 3/10 और ये z मान सब रख देंगे। अरे देखो मेरी गलती थी, P का मान 1 रखोगे 7/10 ये 0 हो जाएगा, तो x का मान 7/10। y के लिए P का मान 1 रखोगे 3/10 ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो x y z के मान निकालोगे। अब इसमें तुम्हें x y z के मान रख देने और PQR बराबर आपको ये वैल्यू हुई थी, तो देखो क्या हो जाएगा आपका है। अब डायरेक्ट आपको लिखना है, तो E1 इज इक्वल टू, देखिए ये केवल किसके लिए है अभी, ये बस E1 के लिए। आप क्या लिखोगे फॉर E1 और E1 के लिए, तो PQR के स्थान पर E1 रख दो। x की वैल्यू कितनी आई 7/10 आई अल्फा 1 10 बाई ये अल्फा 1 को अल्फा 1 बाई की वैल्यू कितनी है 3/10 और ये आपका अल्फा 2 है और z की वैल्यू कितनी है 1/5 और ये अल्फा 3 हो गया ना बच्चों। अल्फा 1 स्टैंडर्ड बेसिस के रूप में एक्सप्रेस, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस। ठीक इसी प्रकार से आपको E2 के लिए करना है, इसके लिए करना है E2 के लिए करना है। तो अब क्लियर हो गया आपके समझ में आते हैं। अब हमें क्या लिखना है, सिमिलरली इसी प्रकार से फॉर E2 के लिए करेंगे। अब गामा बराबर E2 रखेंगे, तीसरा आपके लिए छोड़ दूंगा गामा बराबर E2, गामा क्या PQR और E2 क्या है 0 1 0, P बराबर 0 Q बराबर 1 और R बराबर 0। इनसे पहले x y z का मान निकालोगे, x की वैल्यू P का 0 R का 0 और Q का 1 -1/5 डायरेक्ट लिख दूं, y का मान 1/5 और z का मान -1/5। ठीक है, तो देखिए इसके स्थान पर क्या लिखोगे E2 और x का मान कितना -1/5 और ये आपका अल्फा 1, y का मान 1/5 और ये अल्फा 2 और z का मान -1/5 और ये अल्फा। देखो E2 भी हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के रूप में। अब आपको E3 को स्वयं कर देना है, हो गया या नहीं, फोटो क्लिक कर लीजिए।
बच्चों कल पर एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 56 मैं करवाऊंगा, आप नहीं होगा कल करवाऊंगा। और एक्सरसाइज से कुछ सवाल और निशान लगाओ जो आपको करके लाने अगर हो जाए तो। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10, 11, 12 और 19 और 21। फिलहाल बस ये सवाल देखने आपको हो जाए ठीक है, करना ना हो तो कल हम करवाएंगे।